नमस्कार मेरे प्यारे दोस्तों, मैं संजय कुमार SKGKGS चैनल में आप लोग का हार्दिक स्वागत करता हूं। आशा करता हूं कि आप सभी लोग बहुत अच्छे होंगे और आप लोग की पढ़ाई लिखाई बहुत अच्छे से चल रहे होंगे। प्यारे दोस्तों, आज हम आप लोग को पादप समूह पढ़ाने वाले हैं। क्या है पादप समूह? 7 नंबर चैप्टर कितना है? पादप समूह प्लांट किंगडम 7 नंबर चैप्टर पढ़ाने वाले। 6 नंबर चैप्टर तक पढ़ा दिएगा। ये ऑब्जेक्टिव बुक है। क्या ऑब्जेक्टिव बुक है? तो प्यारे दोस्तों, इस ऑब्जेक्टिव बुक को शुरू से अंत तक पढ़ाने वाले हैं। तो प्यारे दोस्तों, अगर आप इस चैनल पर नए हैं और अभी तक इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए तो प्लीज़ दोस्तों पहले इस चैनल को जाकर सब्सक्राइब कर लीजिए और उसके बाद बेल आइकन घंटी को दबा के ऑल कर लीजिएगा। उसके बाद इस वीडियो को लाइक शेयर ज़रूर कीजिएगा। तो चलिए प्यारे दोस्तों, स्टार्ट करते हैं। क्वेश्चन पर चलते हैं डायरेक्ट। तो चलते हैं, चलिए प्यारे दोस्तों। चलिए, पहला क्वेश्चन क्या है? पहला क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में से कौन बढ़ते भ्रूण के लिए पोषक ऊतक का कार्य करता है? कह रहा है कि निम्नलिखित में से कौन बढ़ते भ्रूण के लिए पोषक ऊतक का कार्य करता है। तो कौन करता है? तो आपका ऑप्शन है बीजांड, बी अंडाशय, सी अंडोस्पर्म, डी युग्मनज। आपका सही जवाब है सी। क्या होगा? एंडोस्पर्म। कहा निम्नलिखित में कौन बढ़ते भ्रूण के लिए पोषक ऊतक का कार्य करता है? तो एंडोस्पर्म, सी। एंडोस्पर्म भ्रूण पोष एक ऊतक है जो आवृतबीजी के बीज में भ्रूण को घेरता है और स्टार्च तथा प्रोटीन के रूप में इसे पोषण प्रदान करता है। ठीक है, नेक्स्ट अगला पॉइंट है कि अंडाशय महिला का प्रजनन अंग होता है जो निषेचन के बाद भ्रूण रूप में विकसित होता है। नेक्स्ट, बीजांड अंडाशय के अंदर मौजूद होता है। बीजांड जो है अंडाशय के अंदर मौजूद होता है। शुक्राणु द्वारा निषेचन अंडे को युग्मनज कहा जाता है। शुक्राणु द्वारा निषेचन अंडे को क्या कहा जाता है? युग्मनज कहा जाता है। ठीक है, नेक्स्ट बढ़ते भ्रूण के धारण और पोषण के लिए हर महीने मादा प्रजनन प्रणाली का कौन सा हिस्सा अपने आप को तैयार करता है? कौन सा हिस्सा अपने आप को तैयार करता है? तो ऑप्शन ए गर्भाशय ग्रीवा, बी गर्भाशय, सी यानी डी अंडाशय। तो आपका सही जवाब गर्भाशय होगा, बी। महिलाओं में गर्भाशय नाशपाती के आकार की रचना है जो उदर गुहा के निचले श्रेणी भाग में स्थित होती है। नेक्स्ट, गर्भाशय के निचले संकरे भाग को ग्रीवा कहा जाता है। क्या कहा जाता है? ग्रीवा कहा जाता है, जो योनि में खुलता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, गर्भाशय प्रत्येक महीने रजोधर्म या मस्तिष्क धर्म है ना के द्वारा बढ़ते भ्रूण के धारण और पोषण के लिए अपने आप को तैयार करता है। नेक्स्ट अगला है अंडा अंडाशय से कोख में किसके माध्यम से लाया जाता है? ऑप्शन ए गर्भाशय ग्रीवा, बी वास डिफरेंस, सी डिंब वाहिनी, डी गर्भाशय। ऑप्शन सी हो जाएगा डिंब वाहिनी। ठीक है, क्या अगला? अंडाशय के ग्राफियन फॉलिकल से अंडो उत्सर्ज क्या है? अंडो उत्सर्ग के फलस्वरूप द्वितीयक अंडक डिंब वाहिनी में जाता है। नेक्स्ट, फैलोपियन नली की दीवार की तरंग गति तथा म्यूकोसा के सिलिया द्वितीयक अंडक को नली में नीचे की ओर खींचते हैं। मनुष्य में निषेचन की क्रिया डिंब वाहिनी के ऊपर भाग से होती है। नेक्स्ट, निषेचन के परिणाम स्वरूप किस एक का निर्माण होता है? निषेचन के परिणाम स्वरूप किस एक का निर्माण होता है? ऑप्शन ए अंडाशय, बी रोगाणु को कोशिका, सी शुक्राणु,
डी युग्मनज। आपका सही जवाब डी हो जाएगा, युग्मनज। नर युग्मक और मादा युग्मक के संलयन को निषेचन कहा जाता है। नर युग्मक और मादा युग्मक एक साथ मिलकर युग्मनज बनाते हैं। ठीक है, नेक्स्ट डी। अगला पॉइंट क्या कह रहा है? चलिए अगला पॉइंट है, निषेचन के बाद युग्मनज बनता है जो भ्रूण बनाने के लिए लगातार विभाजित होता रहता है। निषेचन दो प्रकार के होते हैं, एक आंतरिक निषेचन मनुष्य, कीट, पतंग इत्यादि। एक दूसरा हो गया बाह्य निषेचन, मेढक, समुद्री अर्चिन इत्यादि। ठीक है, अगला पहला क्वेश्चन से देख लेते क्या है। ठीक है, चलते पहला क्वेश्चन क्या है। फर्स्ट क्वेश्चन क्या है, एक पौधे के तने या जड़ का घेरा किस कारण बढ़ता है? एक पौधे का तने या जड़ का घेरा किस कारण बढ़ता है? तो ऑप्शन ए लैटरल मेरिस्टेम, बी इंटर कैलरी मेरिस्टेम, सी एक्स्ट्रा मेरिस्टेम, डी एपिकल मेरिस्टेम। तो आपका सही जवाब ए हो जाएगा। क्या हो जाएगा? लैटर मेरिस्टेम। क्या हो जाएगा? लैटर मेरिस्टेम। चलते हैं इसका डिस्कशन में। वन का हो गया, वन का ए सही हो गया, करेक्ट आंसर हो गया। ठीक है, वन का डिस्कशन में चलते हैं। चलिए डिस्कस कर लेते हैं। ठीक है, चलिए वन का पार्श्व विभाजक, ऑप्शन ए सही है। पार्श्व क्या है? पार्श्व विभाज्योतक लैटरल मेरिस्टेम के कारण तने या जड़ का घेरा बढ़ता है। ठीक है, अगला पॉइंट, पौधों के बढ़ते क्षेत्रों को विभाज्योतक कहा जाता है। इससे तीन भागों में विभाजित किया जाता है। पहला पार्श्व विभाज्योतिक, दूसरा आंतरिक विभाज्योतिक, तीसरा शीर्ष विभाज्योतिक। पार्श्व विभाज्योतिक, आंतरिक विभाज्योतिक, शीर्ष विभाज्योतिक। पार्श्व विभाज्योतिक, आंतरिक विभाज्योतिक, शीर्ष विभाज्योतिक, तीन गो है। ठीक है, चलिए आगे। अगला क्या अंतरिम विभाज्योतिक, इसकी गतिविधि के कारण पौधों की लंबाई में वृद्धि होती है। शीर्ष विभाज्योतिक, यह प्रोहर क्या प्रोरोहर के शीर्ष भाग में स्थित होते हैं। इसकी कोशिकाएं निरंतर विभाजन करती रहती है और नए उत्तक अंग बनाती है शीर्ष विभाज्योतिक में। ठीक है, समझ में आ गया ना? फिर से हम समझा देते हैं। ठीक है, देखिए पार्श्व विभाज्योतिक लैटरल मेरिस्टेम के कारण तने या जड़ का घेरा बढ़ता है। पार्श्व विभाज्योतिक, ठीक है, किसके कारण? तो लैटरल मेरिस्टेम के कारण तने या जड़ क्या है? तने या जड़ का घेरा बढ़ाता है। और उसी में आ जाएगा पौधों के बढ़ते क्षेत्रों को विभाज्योतिक कहा जाता है। इसे तीन भागों में विभाजित किया गया है। विभाज्योतिक तीन भाग में है, पार्श्व विभाज्योतिक, आंतरिक विभाज्योतिक और शीर्ष विभाज्योतिक। ठीक है, आंतरिक विभाज्योतिक, इसकी गतिविधि के कारण पौधों की लंबाई वृद्धि होती है। इसको हम फिर से रिपीट किए हैं। ठीक है, शीर्ष विभाज्योतिक, यह प्ररोह के शीर्ष भाग में स्थित होते हैं। इसकी कोशिकाएं निरंतर विभाजित करती रहती है और नए उत्तक और अंग बनाती है। चलिए आगे दूसरा नंबर क्वेश्चन। चलिए दूसरा नंबर पर आइए। चलिए क्या है, निम्नलिखित में से कौन सा राइजोइड्स के बारे में गलत है? पहले निम्नलिखित में से कौन सा राइजोइड्स के बारे में क्या है? गलत है। तो ऑप्शन ए इन संरचना और कार्य संवहनी भूपादप के मूल रोम के समान होती है, सही है। ये ब्रायोफाइटस की निचली बाह्य त्वचा एपिडर्मल की कोशिकाओं से बढ़ने वाले उभार होते हैं, बिल्कुल सही है।
सी में हो जाएगा कि इनमें पूर्ण विकसित तना, जड़ और पत्तियां होते हैं। बिल्कुल गलत, ऑप्शन सी करेक्ट आंसर हो जाएगा। दूसरा का सी हो जाएगा, दूसरा का सी हो गया आंसर। ठीक है। राइजोइड्स और कुछ पौधे क्या है, कुछ पौधों और स्पंज में पाए जाने वाला एक छोटा पतला रेशा है जो जीव के बढ़ते और शरीर को एक सबस्ट्रेट में लंगर डालता है। ठीक है। ये पौधों और कवक में एक संरचना है जो समर्थन या अवशोषण में जड़ के रूप में, किसके जड़ के रूप में कार्य करती है। इसकी संरचना संवहनी भूपादपों के जड़ों के समान है। राइजोइड्स ब्रायोफाइटा में निचले एपिडर्मल कोशिकाओं से बढ़ने वाला उभयचर है। क्या है, उभयचर है। ठीक है। चलिए तीसरा नंबर, क्वेश्चन, क्या निम्नलिखित प्लांट में से कौन सा प्लांट बॉडी जो जड़ों, तनों और पत्तियों में अलग नहीं है। कहा कि निम्नलिखित प्लांट में से कौन सा प्लांट बॉडी है, क्या है, बॉडी है जो जड़ों, तनों और पत्तियों में अलग नहीं है। ऑप्शन ए कारा, बी रिक्सिया, सी स्पाइरोगाइरा, डी मार्सिलिया। तो ऑप्शन सी करेक्ट आंसर स्पाइरोगाइरा। 3 का सी सही है, 3 का सी। चलिए 3 का सी क्या है, स्पाइरोगाइरा फिलामेंट शैवाल होते हैं। क्या होते हैं, शैवाल होते हैं जिसमें बेलनाकार कोशिकाओं को पतली बिना किसी अंग के श्रृंखला होती है। ठीक है। स्पाइरोगाइरा द्रव्यमान बना सकता है जो नदी, नाली और तालाबों की तरह के पास तैरते हैं। ठीक है। 3 का और है पॉइंट। आगे पहला पॉइंट है कि स्पाइरोगाइरा को वाटर सिल्क और पॉन्ड सिल्क के नाम से भी जाना जाता है। क्या है, एंटनी वॉन द्वारा माइक्रोस्कोप से देखी गई पहली जीवित कोशिकाओं शैवाल स्पाइरोगाइरा थी। पहली जीवित जो है कोशिका जो है शैवाल थी, स्पाइरोगाइरा शैवाल स्पाइरोगाइरा थी। रिक्सिया के जीवन के चक्र में क्या है, अगुणित व द्विगुणित भाग लगभग बराबर होते हैं। रिक्सिया ब्रायोफाइटा के अंतर्गत आता है। रिक्सिया जो है किसके, ब्रायोफाइटा के अंतर्गत आता है। ठीक है। 4 नंबर क्वेश्चन। चलिए क्या है, टेरिडोफाइटा समूह के पौधों में नहीं पाया जाता है। क्या टेरिडोफाइटा समूह के पौधों में नहीं पाया जाता है। कौन, पत्ते, फूल, जड़, तना। टेरिडोफाइटा जो है समूह के पौधों में नहीं पाया जाता है। नेक्स्ट कौन है जाएगा आपका ऑप्शन ए पत्ते, बी फूल, सी जड़, डी तना। तो पत्ते, जड़, तना ये सब तो होगा। टेरिडोफाइटा समूह के पौधों में नहीं पाया जाता है तो फूल नहीं पाया जाता है। क्या, फूल। ऑप्शन बी करेक्ट आंसर। 4 का बी। चलिए आगे देखिए क्या है, टेरिडोफाइटा में फूल नहीं लगते पर इनमें वास्तविक जड़ें होती हैं। टेरिडोफाइटा में जड़ होते हैं। अधिकांश पौधों में सुविकसित पत्तियां होती है। टेरिडोफाइटा पौधे के शरीर को चालन के लिए एक विशेष ऊतक होने के अलावा जड़ों, उपजी और पत्तियों में विभेदित किया जाता है। जड़ पौधों के लिए मृदा से जल व खनिज लवणों को उपलब्ध कराती है। जिम्नोस्पर्म नगन बीज वाले पौधे होते हैं। ठीक है। अगला
मार्सिलिया टेरिडोफाइटा समूह से संबंधित पौधे हैं जो वास्तविक जड़ों 5 में चला है, ये 4 में था, 4 तक था, है ना। जड़ों पौधों के लिए मृदा से जल व खनिज लवणों को उपलब्ध कराती है, यहीं तक था 4 का आंसर। चलिए 5 का ये था। 5 नंबर क्वेश्चन देख लेते हैं। 5 नंबर, इसमें 5 नंबर नहीं है, 4 नंबर था। और इस एक और क्वेश्चन है, लेकिन चलिए, क्या एक प्रकार के अलैंगिक प्रजनन को पहचाने जिसमें जड़, तने और पत्तियां जैसी पौधे के कुछ हिस्सों के माध्यम से प्रजनन शामिल है? क्या है एक प्रकार के अलैंगिक प्रजनन को पहचाने जिसमें जड़, तने और पत्तियों जैसे पौधे के कुछ हिस्सों के माध्यम से प्रजनन शामिल है? तो क्या हो जाएगा? ऑप्शन ए मुकुलन, बी वनस्पति प्रजनन, सी विखंडन, डी अणुओं का विभाजन। तो आपका सही जवाब हो जाएगा बी वनस्पति प्रजनन। क्या है? वनस्पतिक प्रजनन। तो चलते हैं, देखते हैं क्या है आंसर हो जाएगा। वनस्पति प्रसार पौधों में अलैंगिक प्रजनन का प्रकार है। इस प्रक्रिया में क्लोन उगाने के लिए जड़ें, तने के पत्तों आदि जैसे पौधों के टुकड़े शामिल होती है, जिसमें मूल पौधों के समान आनुवंशिक सामग्री होती है। मुकुलन एक प्रकार का अलैंगिक प्रजनन है जिसमें उससे विशेष स्थल में कोशिका विभाजन के कारण कोशिका की कली से नई पौधा उत्पन्न होती है। ठीक है, नेक्स्ट अगला है विखंडन। विखंडन बहुकोशिकीय जीव में अलैंगिक प्रजनन होती है जिसमें जीव कई टुकड़ों में टूट जाता है। विखंडन अलैंगिक प्रजनन का प्रकार है जिसमें एक एकल कोशिका 2 कोशिकाओं में विभाजित हो जाती है, 2 कोशिकाओं में विभाजित हो जाती है। ठीक है, जो मूल कोशिका के आकार में बढ़ती है, मूल कोशिका के आकार में बढ़ती है। तो चलिए अगले क्वेश्चन पे चलते हैं प्यारे दोस्तों, क्वेश्चन नंबर 5 पे। ठीक है, कितना है? 5। निम्नलिखित में से किस में पौधे के शरीर को जड़ों, तने और पत्तियों में विभेदित किया जाता है? कह निम्नलिखित में से किस में पौधे के शरीर जड़ों, तने और पत्तियों में विभेदित किया जाता है? तो किस में विभेदित किया जाता है? ऑप्शन ए मार्केंसिया, बी मार्सिलिया, क्या है मार्सिलिया, सी फ्यूनेरिया, डी कारा। तो आपका 5 का आंसर बी हो जाएगा, मार्सिलिया। क्या है? निम्नलिखित में से किसमें पौधे के शरीर को जड़ों और तनों, पत्तियों में विभाजित किया जाता है? तो मार्सिलिया हो जाएगा। ऑप्शन बी करेक्ट आंसर। तो 5 का देखते हैं क्या आंसर होगा। 5 का बी हो गया। क्या है? बी है। ठीक है, 5 का बी हो जाएगा। देख लेते हैं, ऑप्शन बी हो गया आंसर। मार्सिलिया टेरिडोफाइटा समूह से संबंधित है। किसे? तो टेरिडोफाइटा समूह से संबंधित पौधे हैं जो वास्तविक जड़ों, तनों और पत्तियों में विभेदित किया जाता है। मार्केंसिया की बहुत सी जातियां भारत के पहाड़ों, मुख्यतः हिमालय पर्वतों पर पाई जाती है। मार्केंसिया जो है मार्केंसिया की बहुत सी जातियां भारत के पहाड़ों, मुख्यतः हिमालय पर्वत पर पाई जाती हैं। ठीक है, अगला मार्केंसिया के 2 जातियों का नाम मार्केंसिया नेपालेनासिस और मार्केंसिया सिमलाना है। मार्केंसिया में एक प्रकार की प्याला जैसा जेमा कप होता है जिसमें कई छोटे छोटे जेमा निकलते हैं। ठीक है, अगला पॉइंट, मार्केंसिया एक लीवरवट है जिसे सबसे आदिम ब्रायोफाइटा में एक माना जाता है। अगला है यह स्पोरोफाइट बनाने के लिए यौन प्रजनन करते हैं। ठीक है, अगले क्वेश्चन 6 नंबर में आ जाइए। 6 नंबर, चलिए
6 में है जड़ों की कोशिकाओं में लंबे जड़ों की कोशिकाओं में लंबे रोमों जैसे भाग को क्या कहते हैं? रूट नेल्स, रूट हेलर, रूट विलो, रूट ट्रैक हाइड्स क्या कहा जाता है? क्या कहा जाएगा प्यारे दोस्तों? जड़ों की कोशिकाओं में लंबे रोमों जैसे भाग को क्या कहा जाता है? तो रूट नेल्स, रूट हेयर। आपको बी करेक्ट आंसर है, रूट हेयर। 6 का देख लेते हैं। 6 चलिए नेक्स्ट क्या बी ऑप्शन करेक्ट आंसर है। जड़ों की कोशिकाओं में लंबे रोमों जैसे भागों को रूट हेयर कहते हैं। जड़ों को कोशिकाओं में लंबे रोमों जैसो भाग को रूट हेयर कहते हैं। ठीक है। रूट हेयर का मुख्य कार्य प्रकंद से जल और पोषक तत्व का उठाव है ना। रूट हेयर का मुख्य कार्य क्या होता है? प्रकंद से जल और पोषक तत्व का उठाव है। नेक्स्ट क्वेश्चन, रूट हेयर जड़ के शीर्ष के पीछे पाया जाता है। जड़ के शीर्ष जो होता है जड़, उसके शीर्ष के पीछे पाया जाता है। ठीक है। रूट हेयर का कार्य मिट्टी में मौजूद जल रूट हेयर का कार्य जो है मिट्टी में मौजूद जल, खनिज, पोषक तत्वों को एकत्रित करता है। क्या करता है? एकत्रित मतलब इकट्ठा करता है। ठीक है। और रूट हेयर एक महत्वपूर्ण सतह बनाते हैं क्योंकि उन्हें पौधों के लिए आवश्यक अधिकांश पानी और पोषक तत्वों को अवशोषित करने की आवश्यकता होती है। ठीक है। नेक्स्ट चलिए 7 नंबर क्वेश्चन। 7 में क्या है कि मशरूम है। क्या है? मशरूम है। तो मशरूम क्या है? तो मशरूम एक सवाल है? नहीं। फंजाई कवक है, जीवाणु है, कोई नहीं। तो ऑप्शन बी करेक्ट आंसर कवक है। क्या है? मशरूम एक कवक है। ठीक है। चलते हैं देखते हैं इसका डिस्कशन 7 का। ठीक है। ऑप्शन बी करेक्ट आंसर कवक हो जाएगा। मशरूम कुछ कवक द्वारा निर्मित एक प्रजनन संरचना होती है। मशरूम एक कवक का फल का शरीर धारण करने वाला मांस है जो आमतौर पर जमीन के ऊपर, मिट्टी पर या उसके खाद्य स्रोत पर उत्पन्न होता है। ठीक है। नेक्स्ट, मशरूम तंतु, प्रोटीन और प्रतिऑक्सीकारक का उच्च गुणवत्ता वाला कम कैलोरी वाला स्रोत है। मशरूम मधुमेह, कैंसर, हृदय रोग और अल्जाइमर सहित गंभीर बीमारियों के होने के जोखिम को कम करते हैं। मशरूम क्या सेलेनियम का भी उत्कृष्ट होता है। क्या सेलेनियम का भी उत्कृष्ट होता है। चलते हैं 8 नंबर क्वेश्चन पे। कितना? 8 नंबर। चलते हैं 8 नंबर क्वेश्चन पे। क्या निम्न में ब्रॉड स्पेक्ट्रम औषधि है? क्या निम्न में ब्रॉड स्पेक्ट्रम औषधि है? किसको? ऑप्शन है क्लोरोम्फेनिकॉल हो जाएगा। बी हो जाएगा पैरासीटामोल, सी हो जाएगा जाइलोकेन, डी हो जाएगा क्लोरोक्यून। तो आपका सही जवाब बी हो जाएगा पैरासीटामोल हो जाएगा, है ना। ब्रॉड स्पेक्ट्रम औषधि है तो पैरासीटामोल ब्रॉड स्पेक्ट्रम औषधि है। ठीक है। 8 का देख लेते हैं। 8 का सही जवाब क्या हो जाएगा प्यारे दोस्तों? चलिए देखते हैं। 8 का बी हो जाएगा। पैरासीटामोल एक ब्रॉड स्पेक्ट्रम औषधि है। क्लोरोम्फेनिकॉल एक प्रतिजैविक कार्बनिक यौगिक है जो अनेकों प्रकार के जीवाणु संक्रमण के उपचार में सहायक है। यह मियादी बुखार में प्रभावी दवा है। ठीक है। पैरासीटामोल का उपयोग दर्द निवारक दवा के रूप में किया जाता है। ठीक है। नेक्स्ट, पैरासीटामोल मुख्य रूप से तीव्र दर्द का इलाज करने के लिए उपयोग किया जाता है। तीव्र दर्द की स्थितियों में पीठ दर्द, सिर गठिया और दांत दर्द आदि शामिल है। ठीक है। नेक्स्ट हो गया
अगला क्वेश्चन 9 नंबर, क्या निम्नलिखित कथनों में से कौन सा सत्य है? निम्नलिखित कथनों में से कौन सा कथन सत्य है? तो ऑप्शन ए DDT एक रोगाणुनाशक है, बी TNT एक कीटनाशक है, सी RDX एक विस्फोटक है, डी ALSD एक विषाणुनाशक है। तो ऑप्शन सी करेक्ट आंसर होगा, RDX एक विस्फोटक है। तो सी 9 का सी करेक्ट आंसर हो जाएगा। तो चलते हैं देखते हैं 9 नंबर का डिस्कशन करते हैं, ठीक है। चलिए 9 नंबर का क्या है प्यारे दोस्तों? 9 नंबर है RDX, सी करेक्ट आंसर हो जाएगा। RDX एक विस्फोटक है। DDT पहली आधुनिक कीटनाशक दवा है। क्या है DDT क्या है? DDX एक विस्फोटक है। DDT पहली आधुनिक कीटनाशक दवा है। DDT का उपयोग 1940 के दशक से मच्छर मारने और मच्छर जनित रोगों से लड़ने के लिए किया जाता है। DDT का आविष्कार पॉल मूलर ने किया था। कौन? पॉल मूलर ने। याद रखिएगा DDT का आविष्कार कब हुआ? 1940 में। और इसकी खोज कब हुआ? तो पॉल मूलर ने किया था। किसने किया? तो पॉल मूलर ने किया था। और DDT का उपयोग किसके लिए किया जाता है? तो मच्छर मारने के लिए किया जाता है, ठीक है, याद रखिएगा। चलिए आगे, आविष्कार आविष्कारक देश। आविष्कार DDT का आविष्कार किसने किया था? तो पॉल मूलर ने। किसने? पॉल मूलर ने। किस देश के रहने वाले थे? तो स्विट्जरलैंड का। कहाँ? स्विट्जरलैंड का रहने वाले थे, ठीक है। क्षय रोग का टीका किस आविष्कारक ने किया था? तो रॉबर्ट कोच ने क्षय रोग का आविष्कार किया था। याद रखिएगा क्षय रोग का आविष्कारक रॉबर्ट कोच ने। क्षय रोग का आविष्कारक रॉबर्ट कोच ने किया। कहाँ के रहने वाले थे? तो जर्मनी के रहने वाले थे। पेंसिलिन की आविष्कारक अलेक्जेंडर फ्लेमिंग ने किया था। याद रखिएगा पेंसिलिन की आविष्कारक अलेक्जेंडर फ्लेमिंग ने किया था। और कहाँ के रहने वाले थे? तो स्कॉटलैंड UK के रहने वाले थे। स्कॉटलैंड UK के। याद रखिए फिर से DDT का आविष्कारक पॉल मूलर ने। और कहाँ का? स्विट्जरलैंड का। क्षय रोग का टीका रॉबर्ट कोच जर्मनी के रहने वाले। पेंसिलिन की खोज अलेक्जेंडर फ्लेमिंग ने। और कहाँ का? स्कॉटलैंड UK में। फिर से DDT की आविष्कारक पॉल मूलर ने। कहाँ का रहना? स्विट्जरलैंड में। क्षय रोग का टीका रॉबर्ट कोच ने। कहाँ का रहने वाले? जर्मनी के रहने वाले। पेंसिलिन की खोज अलेक्जेंडर फ्लेमिंग ने। कहाँ का रहने वाले? तो स्कॉटलैंड UK में। तो क्या दोस्तों आप याद हो गया होगा आपको। चलते हैं अगले पॉइंट पे, ठीक है। TNT क्या? ट्राइनाइट्रोटोल्यूइन एक कार्बनिक यौगिक है। यह पीला रंग का अत्यंत खतरनाक विस्फोटक है। ALSD लिस्जरिक एसिड डाइएथिलेमाइड एक अर्ध संश्लेषित औषधि है, ठीक है। चलते हैं 10 नंबर क्वेश्चन के ऊपर। 10 नंबर किधर है प्यारे दोस्तों? चलिए आगे 10 नंबर आगे। फूलों वाले क्या है? फूलों वाले किस पौधे में पत्तियों के क्या है मार्जिन के दरों में कलियां पैदा होती है? फूलों वाले किस पौधे में पत्तियों के मार्जिन के दरों में कलियां पैदा होती है? तो ऑप्शन ए गुलाब का फूल, बी ब्रायोफाइलम, सी केला, डी ब्रायोफाइटा। क्या आंसर हो जाएगा प्यारे दोस्तों? तो आपका हो जाएगा आंसर गुलाब का फूल नहीं होगा। ब्रायोफाइलम बी हो जाएगा आपका करेक्ट आंसर। क्या हो जाएगा? बी करेक्ट आंसर 10 का। देखते हैं 10 का क्या आंसर आता है। बी आया। क्या आया? बी आया 10 का आंसर। बी है। फूलों वाले ब्रायोफाइलम
पौधों के पत्तियों के मार्जिन के दरों में क्या है, कलियां पैदा होती है। क्या होता है, कलियां पैदा होता है। अगला पॉइंट है, जिस स्थान पर बीजांड वृत्त द्वारा लगा रहता है उस हिस्सों को क्या कहा जाता है, हाइलम कहते हैं। क्या, हाइलम। नेक्स्ट, पुष्पों का अध्ययन एंथ्रोलॉजी कहलाता है। पुष्पों का अध्ययन क्या कहलाता है, एंथ्रोलॉजी कहलाता है। ठीक है। नेक्स्ट, पुष्प का मुख्य कार्य लिंगीय प्रजनन द्वारा फल का उसके अंदर बीज का निर्माण करना। पुष्प का मुख्य कार्य जो है लिंगीय प्रजनन द्वारा फल का उसके अंदर बीज का निर्माण करना क्या कहलाता है, पुष्प कहलाता है। अगला क्वेश्चन, पादप शरीर का कोई कायिक व वर्धी भाग जैसे जड़, तना, पत्ती आदि उससे अलग होकर नए पौधे का निर्माण करते हैं तो इससे कायिक प्रवर्धन कहते हैं। नेक्स्ट, आलू में तना द्वारा ब्रायोफाइलम, क्या है, ब्रायोफाइलम में पत्ती द्वारा और आर्किड में जड़ों द्वारा कायिक प्रवर्धन होता है। आलू में तना द्वारा, ठीक है, और पत्ती द्वारा, ब्रायोफाइलम में पत्ती द्वारा और आर्किड में जड़ों द्वारा कायिक प्रवर्धन होता है। ठीक है। नेक्स्ट, उत्तक संवर्धन विधि में पौधे के किसी भाग से कैलस बनाकर नए पौधों प्राप्त किया जाता है। नेक्स्ट, चलते हैं अगले क्वेश्चन पर। 11 नंबर क्या है प्यारे दोस्तों, 11 नंबर क्वेश्चन किधर है, यहाँ है। चलिए 11 नंबर क्वेश्चन पर आ जाइए। पुष्प में निषेचन क्या है प्यारे दोस्तों, क्या 11, पुष्प में निषेचन के पश्चात गुणसूत्र की संख्या है। पुष्प में निषेचन के पश्चात गुणसूत्र की संख्या है। क्या है प्यारे दोस्तों, क्या पुष्प में निषेचन के पश्चात गुण की संख्या क्या है, तो अगुणित, द्विगुणित, त्रिगुणित, बहुगुणित। तो आपको हो जाएगा द्विगुणित सही हो जाएगा, करेक्ट आंसर हो जाएगा। 11 का बी हो जाएगा, 11 का बी क्या हो जाएगा, 11 का बी। चलिए देखते हैं 11 का बी क्या है, पुष्प का मादा अंग अंडप कार्पिल कहलाता है। क्या कहलाता है, अंडप कार्पिल कहलाता है। नेक्स्ट, पुष्प में निषेचन के पश्चात गुणसूत्र की संख्या द्विगुणित होता है। कार्पिल यह पौधे के मादा युग्मक अंड कोशिकाओं को बनाने में मदद करता है और यह बीजांड में पाया जाता है। नेक्स्ट, यह नर युग्मक मादा युग्मक से निषेचन करता है। यह जो है नर युग्मक है ना, और मादा युग्मक निषेचन करता है। अगला, निषेचन एक पराग नलिका में एक शुक्राणु कोशिका के रूप में होता है जो एक अंडाणु के अंडे की कोशिका के साथ फ्यूज होता है। ठीक है। नेक्स्ट 11 नंबर का नेक्स्ट क्वेश्चन नहीं है इसमें, चलिए आगे। क्या है 12 का क्वेश्चन, निम्न में किस पौधे में फूल नहीं होते, किस पौधे में फूल नहीं होता, कटहल में होता है, गूलर में होता है, आर्किड में होता है, लेकिन फर्न में नहीं होता है। तो ऑप्शन डी करेक्ट आंसर हो जाएगा 12 का। क्या हो जाएगा, डी हो जाएगा। चलते हैं देखते हैं, चलिए 12 का डी सही है। फर्न ऐसा पौधा है जिसमें फूल नहीं होता। बिना फूल वाले पौधों के नाम फर्न, शैवाल तथा कवक है, कवक कहलाता है। अनावृत बीजी फूल रहित पौधा है जो शंकु और बीज पैदा करता है। अनावृत बीजी शब्द का शाब्दिक अर्थ है कि नगण्य बीज, जैसा कि अनावृत बीजी बीज अंडाशय के भीतर नहीं होता है बल्कि वे पत्तों जैसी रचनाएं की सतह पर उभरे हुए हैं। ठीक है। जिन्होंने सहपत्र कहा जाता है, उसे क्या कहा जाता है, सहपत्र कहा जाता है। ठीक है। 13 नंबर क्वेश्चन क्या है प्यारे दोस्तों, 13 नंबर पे आते हैं। 13 नंबर आ गए। चलिए 13 नंबर में है कि मुंडक पुष्प क्रम पाया जाता है। मुंडक में पुष्प क्रम पाया जाता है। ऑप्शन है किसका, गेंदा का, सूरजमुखी का, दोनों का, बरगद का। ऑप्शन डी करेक्ट आंसर हो जाएगा,
सूरजमुखी का 13 का क्या हो गया बी, देख लेते हैं 13 का बी, 13 का बी सही है। चलिए क्या है, मुंडक पुष्पक्रम इस प्रकार के पुष्पक्रम पुष्पावली क्या है, वृंत चपटा होता है और इस पर अनेक छोटे छोटे पुष्प लगे रहते हैं जिन्हें पुष्पक कहते हैं। उसे क्या कहा जाता है, पुष्पक कहा जाता है। ठीक है, पुष्पावली वृंद को रिसेप्टेकल क्या है, रिसेप्टेकल कहते हैं। ठीक है, पुष्पक्रम एक एकल मिश्रित क्या है, अम्बल, स्पाइक या रेशम सहित कई प्रकार के हो सकता है। अगला है, विविधता के आधार पर पुष्पक्रम में रे फूल, डिस्क फूल या दोनों शामिल हो सकते हैं। इसमें एक क्या है, कैपिटुलम होता है जो सूरजमुखी का विशिष्ट पुष्पक्रम है। नेक्स्ट, सूरजमुखी का वानस्पतिक नाम हेलियनथस एनस है। क्या है, सूरजमुखी का वानस्पतिक नाम क्या है प्यारे दोस्तों, याद रखिएगा हेलियनथस एनस है। ठीक है, 14 नंबर क्वेश्चन क्या कह रहा है, 14 नंबर आइए, 14 में है क्वेश्चन में प्यारे दोस्तों कि फूल के प्रजनन भागों को डैश कहा जाता है। फूल के प्रजनन भाग को क्या कहा जाता है, तो अंडप कहा जाता है, पुंकेसर कहा जाता है, ब्रह्मदल पुंज कहलाता है और ब्रह्मदल कहा जाता है। चलिए प्यारे दोस्तों, पहले क्वेश्चन इसको कर लेते हैं, उसके बाद 14 को करेंगे। ठीक है, निम्नलिखित में से कौन सा फूल के केंद्र में मौजूद होता है, फूल के केंद्र में मौजूद होता है, तो अंडप, क्या अंडप, ऑप्शन ए अंडप फूल के केंद्र में मौजूद होता है। पुष्प एक डंठल द्वारा तने से संबंध है, पुष्प जो है फूल वो एक डंठल द्वारा तने से संबंधित है। किसे, डंठल द्वारा तने से संबंधित फूल है। इस डंठल को वृंद या पेडिकेल कहते हैं। वृंत के सिरे पर स्थित चपटे भाग को पुष्पासन या थैलासन कहते हैं। पुष्प के 4 मुख्य भाग होते हैं, ब्रह्मदल पुंज, दल पुंज, क्या पुमंग या जायांग। कितने पुष्प के कितने भाग हैं, 4, ब्रह्मदल पुंज, दल पुंज, ब्रह्मदल पुंज, दल पुंज, ब्रह्मदल पुंज, दल पुंज, पुमंग एवं जयांग, पुमंग एवं जयांग, पुमंग एवं जयांग, 4 प्रकार के होते हैं। ठीक है, अगले पुंकेसर ही पुष्प का वास्तविक नर भाग है। पुंकेसर ही पुष्प का वास्तविक नर भाग है। ठीक है, प्रत्येक पुंकेसर 3 भाग, फिलामेंट, एंथर और कनेक्टिविट हैं। जयांग पुष्प का वास्तविक मादा भाग है। जयांग जो है पुष्प का वास्तविक मादा भाग है। ठीक है, तो चलते हैं 14 नंबर क्वेश्चन पर। फूल के नर प्रजनन भागों को क्या कहा जाता है, फूल के नर प्रजनन भागों को क्या कहा जाता है, तो अंडप, पुंकेसर, ब्रह्मदल पुंज, ब्रह्मदल, तो ऑप्शन बी हो जाएगा, पुंकेसर कहलाता है। 14 का क्या हो जाएगा, बी हो जाएगा। देखते हैं 14 नंबर का बी आ गया। फूल के नर प्रजनन भाग को पुंकेसर कहा जाता है। फूल के नर प्रजनन भाग को क्या कहा जाता है, पुंकेसर कहा जाता है। इसमें पराग कोश और तंतु होते हैं। क्या होते हैं, पराग कोश और तंतु। पराग कोश पराग कणों का निर्माण करता है। तंतु एक डंठल जैसी संरचना होती है। अगला, ब्रह्मदल फूल के सबसे बाहरी हिस्सों होते हैं और फूल के नीचे स्थित होते हैं, उसे ब्रह्मदल कहा जाता है। ठीक है, सभी ब्रह्मदल को कैलिकस कहा जाता है। सभी ब्रह्मदल को क्या कहा जाता है, कैलिकस कहा जाता है। ठीक है, चलते हैं 15 नंबर क्वेश्चन। 15 नंबर चलते हैं 15 नंबर पे, पहले इसको देख लेते हैं। ठीक है, 14 का हो गया। चलिए, क्या प्रजनन के लिए फूलों में आवश्यक अंग कौन सा है, प्रजनन के लिए फूलों में आवश्यक अंग कौन सा है, तो ऑप्शन ए ब्रह्मदल और पुंकेसर और स्त्री केसर, सी ब्रह्मदल और पंखुड़िया, डी पंखुड़िया और स्त्री केसर। आपका सही जवाब बी हो जाएगा, पुंकेसर और स्त्री केसर। ठीक है, प्रजनन के लिए फूलों में आवश्यक अंग पुंकेसर और स्त्री केसर है। नेक्स्ट,
फूल का नर प्रजनन अंग पुंकेसर होता है। क्या होता है? पुंकेसर होता है। नेक्स्ट, फूल का मादा प्रजनन अंग स्त्रीकेसर है। नेक्स्ट, फूल कुछ पौधों की प्रजनन इकाई आवृतबीजी है। क्या है? आवृतबीजी है। तो चलते हैं 15 नंबर। फूल के हिस्से जिस आधार पर उपस्थित होते हैं उसे क्या कहा जाता है? फूल के हिस्से जिस आधार पर उपस्थित होते हैं उसे क्या कहा जाता है? तो ब्राह्मदल पुंज, पुष्पासन, बीजांडासन और अंडवाहिनी। आपका सही जवाब हो जाएगा बी, पुष्पासन कहलाता है। 15 का बी। चलते हैं 15 नंबर देखते हैं। ठीक है, 15 का है बी। फूल के हिस्से जिस आधार पर उपस्थित होते हैं उसे पुष्पासन कहा जाता है। ठीक है, एक फल को एक विशेष संरचना के रूप में परिभाषित किया जाता है जिसमें प्रजनन अंग होते हैं और प्रजनन की प्रक्रिया भाग लेता है। ठीक है, अगला, एक प्रारूपी फूल के 4 मुख्य भाग या कुंडलियां होते हैं जिन्हें कर्णिका, दलपुंज, पुमंग और जायांग के रूप में जाना जाता है। ठीक है, अगला क्वेश्चन है कि फूल के सबसे बाहरी कुंडल में हरे पत्तेदार संरचनाएं होती है जिन्हें ब्राह्मदल के रूप में जाना जाता है। किसके? ब्राह्मदल के रूप में। दूसरी कुंडली आमतौर पर पंखुड़ियों से बनी होती है जो चमकीले रंग की होती है जिससे दलपुंज कहा जाता है। क्या कहा जाता है? दलपुंज कहा जाता है। तीसरी कुंडली में नर प्रजनन संरचनाएं होती है और पुमंग के रूप में जाना जाता है। किसके? पुमंग के रूप में जाना जाता है। अगला है, फूल में संरचनाओं का अंतरिम समूह जायांग या मादा प्रजनन अंग है। ठीक है, तो 16 नंबर क्वेश्चन पर चलते हैं। कितने? 16 नंबर पर। क्या है ऑप्शन? 16 नंबर पर क्वेश्चन पर चलते हैं। चलिए, ये 16 नंबर 15 का था और 16 का 15 तक इसमें क्वेश्चन। 16 नंबर अगला चैप्टर में देखेंगे। चलते हैं, चलिए प्यारे दोस्तों यहाँ आ जाइए। अगला है, पौधों में वे कार्बोहाइड्रेट जिन्हें तुरंत उपयोग नहीं किया जा सकता है। कह रहा है कि पौधों में वे कार्बोहाइड्रेट जिन्हें तुरंत उपयोग नहीं किया जाता है उन्हें निम्नलिखित में से किस रूप में संग्रहित किया जाता है? किस रूप में संग्रहित करेंगे? तो ऑप्शन ए क्या है? वसा मुक्त अम्ल, बी हो जाएगा अम्लो अम्ल, सी हो गया स्टार्च, डी हो जाएगा वसा। क्या हो जाएगा? आपका सही जवाब हो जाएगा प्यारे दोस्तों, क्या हो जाएगा? ऑप्शन सी हो जाएगा स्टार्च। प्यारे दोस्तों, आपको सवेरे हमको भोर में सवेर में जो है 3 बजे सवेरे उठ के हम इस वीडियो को बनाते हैं। 4 साढ़े 4 जैसा ही बजता है तो देखते होंगे कि आप लोगों को आवाज़ जाता होगा चिड़िया का। तो आप लोग इससे घबराइएगा मत, क्योंकि सवेर में जो है ये बनाया जाता है वीडियो यहाँ, तो आपको चिड़िया का आवाज़ आता होगा। आप अपना पढ़ाई पर ध्यान दीजिए, चिड़िया पर मत ध्यान दीजिए। ठीक है, तो आपका स्टार्च हो जाएगा। ठीक है, अगले क्वेश्चन, जिन कार्बोहाइड्रेट का तुरंत उपयोग नहीं किया जाता है वे पौधों में स्टार्च के रूप में जमा हो जाता है। क्या कह रहा है कि जिन कार्बोहाइड्रेट का तुरंत उपयोग नहीं किया जाता, अगर उसका तुरंत उपयोग नहीं होगा वे पौधों में स्टार्च के रूप में जमा हो जाता है। पौधों द्वारा संश्लेषित भोजन स्टार्च के रूप में संचित होता है। किसके रूप में? स्टार्च के रूप में। ठीक है, अगला, स्टार्च एक बहुलक कार्बोहाइड्रेट है जिसमें बड़ी संख्या में ग्लूकोज इकाइयाँ होती है जो ग्लाइकोसिडिक बंधों से जुड़ी होती है। ठीक है, नेक्स्ट अगला क्वेश्चन है, यह पौधों में संचित ऊर्जा के रूप में कार्य करता है। पौधों में भोजन बनाने की प्रक्रिया को प्रकाश संश्लेषण कहा जाता है। क्या कहा जाता है? प्रकाश संश्लेषण। नेक्स्ट अगला क्वेश्चन है प्यारे दोस्तों 16 नंबर, क्या निम्न में से कौन एक प्रोटीन है प्यारे दोस्तों, उसको बताना है। ठीक है, क्या है प्यारे दोस्तों? निम्न में से कौन एक प्रोटीन है? तो कौन प्रोटीन है प्यारे दोस्तों? तो स्टार्च, सेल्यूलोज, ऊन, प्राकृतिक रबर। तो आपका सही जवाब हो जाएगा ऊन, सी हो जाएगा। 16 का सी। चलते हैं देखते हैं क्या है 16 का सी। 16 नंबर का सी हो जाएगा आपका करेक्ट आंसर। क्या हो जाएगा? सी हो जाएगा। चलिए देखते हैं क्या है इसका आंसर। 16 का सी क्या है? सी हो गया।
ऊन एक प्रोटीन है। प्रोटीन एक पोषक तत्व है जो मांसपेशियों का निर्माण करने के लिए आवश्यक है। जोन्स जैकब बर्जीलियस ने 1838 में प्रोटीन शब्द गढ़ा था। प्रोटीन शब्द कब गढ़ा? 1838 में। किसने? तो जोन्स जैकब बर्जीलियस ने इस शब्द को गढ़ा था और 1838 में। ठीक है। अगला पॉइंट है कि यह ग्रीक शब्द प्रोटियंस, यह जो है ग्रीक शब्द प्रोटियंस से लिया गया है जिसका अर्थ पहले स्थान पर पकड़ है। नेक्स्ट, बाल और खुर कीरेटिन से बने होते हैं जो एक कुंडलित प्रोटीन है। अगला, स्पाइडर सिल्क मुख्यतः दो प्रोटीन स्पाइडर 1 स्पाइडर 2 से बना होता है। ठीक है। नेक्स्ट 17 नंबर क्वेश्चन पर आते हैं। 17 नंबर क्वेश्चन है कि सोयाबीन में तेल की मात्रा कितना होता है? 10%, 20%, 40%, 60%। तो ऑप्शन बी हो जाएगा 20%। सोयाबीन में तेल की मात्रा 20% होता है। कितना? 20%। देखते हैं 17 नंबर का बी क्या है? बी हो जाएगा। सोयाबीन एक महत्वपूर्ण खाद्य स्रोत है। सोयाबीन के मुख्य घटक प्रोटीन, कार्बोहाइड्रेट और वसा होते हैं। क्या होते हैं? कार्बोहाइड्रेट और वसा होते हैं। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन, अगला है सोयाबीन में 42% प्रोटीन होता है। कितना होता है? 42%। सोयाबीन में 42% जो है प्रतिशत प्रोटीन होता है और 22% तेल और 21% कार्बोहाइड्रेट होता है और 12% नमी तथा 5% भस्म होता है। ठीक है, याद रख लिए। सोयाबीन में 42% प्रोटीन, 22% तेल, 21% कार्बोहाइड्रेट। सोयाबीन में कितने प्रतिशत कार्बोहाइड्रेट होते? तो 21%। ऑयल तेल कितने परसेंट? तो 22%। 12% नमी है ना, 5% भस्म होती है। ठीक है। चलिए अगला पॉइंट, सोयाबीन में एमिनो एसिड भी पाया जाता है। सोयाबीन में क्या पाया जाता है? एमिनो एसिड भी पाया जाता है जो शरीर के निर्माण में सहायक होता है। सोयाबीन में विटामिन B6, B12 पाया जाता है। ठीक है, याद रखिए सोयाबीन में विटामिन B6, B12 पाया जाता है। ठीक है। चलिए 18 नंबर क्वेश्चन पे आ जाइए। मांड एवं शर्करा को सम्मिलित रूप से जाना जाता है। मांड एवं शर्करा को सम्मिलित रूप से जाना जाता है। आपका क्या जानता है? तो ऑप्शन ए में हो जाएगा प्रोटीन, बी वसा, सी फ्रक्टोज, डी कार्बोहाइड्रेट। तो आपका आंसर हो जाएगा डी कार्बोहाइड्रेट। मंड एवं शर्करा को सम्मिलित रूप से जाना जाता है कार्बोहाइड्रेट के द्वारा। ठीक है। 18 का क्या हो गया? डी। आपको 18 को देखते हैं कहाँ है। 18 नंबर डी हो गया। ठीक है। मंड एवं शर्करा के सम्मिलित रूप को कार्बोहाइड्रेट के रूप में जाना जाता है। प्रोटीन, जैविक स्थूल, पहले इसको देख लेते। मंड एवं शर्करा के सम्मिलित रूप को क्या है? कार्बोहाइड्रेट के रूप में जाना जाता है। ठीक है। प्रोटीन जैविक स्थूल अणुओं के एक महत्वपूर्ण वर्ग हैं जो सभी जैविक अवयव में मौजूद होते हैं। प्रोटीन मुख्य रूप से कार्बन, हाइड्रोजन, नाइट्रोजन, ऑक्सीजन और सल्फर तत्वों से बने होते हैं। प्रोटीन किन किन चीज़ से बने होते हैं? तो कार्बन से बने होते हैं और हाइड्रोजन से, कार्बन, हाइड्रोजन, नाइट्रोजन, ऑक्सीजन और सल्फर तत्वों से बने होते हैं प्रोटीन। ठीक है। नेक्स्ट, प्रोटीन का मुख्य कार्य शरीर की आधारभूत संरचना की स्थापना एवं एंजाइम के रूप में शरीर की जैव रासायनिक क्रियाओं की संरचना करना प्रोटीन कहलाता है। क्या कहलाता है? प्रोटीन का मुख्य कार्य क्या है? शरीर की आधारभूत संरचना की स्थापना एवं एंजाइम के रूप में शरीर की जैव रासायनिक क्रियाओं का संरचना करना।
अगला है कि 1 ग्राम प्रोटीन से शरीर की 4.41 कैलोरी ऊर्जा प्राप्त होती है। 1 ग्राम प्रोटीन से 4.1 जो है 4.1 कैलोरी ऊर्जा प्राप्त होती है। ठीक है, चलते हैं 19 नंबर क्वेश्चन पे। 19 नंबर क्वेश्चन क्या कह रहा है? 19 नंबर क्वेश्चन है कि एक फूल के पराग कोश से वर्तिकाग्र तक परागकणों के स्थानांतरण को डैश कहा जाता है। एक फूल के पराग कोश से वर्तिकाग्र तक परागणों के स्थानांतरण को डैश कहा जाता है। क्या कहा जाता है? तो पुनर्जनन। क्या है? पुनर्जनन कहा जाता है। वाष्पोत्सर्जन कहलाता है। यौन प्रजनन और परागकण। आपको ऑप्शन डी सही हो जाएगा, परागन कहलाता है। ठीक है, 19 नंबर का परागन हो जाएगा। देखते हैं 19 का क्या होता है। 19 नंबर परागन। ठीक है, ऑप्शन डी, एक फूल के पराग कोश से वर्तिकाग्र तक परागणों स्थानांतरण को परागन कहलाता है। क्या कहा जाता है? अगला, पुनर्जनन वह प्रक्रिया है जिसके माध्यम से जीव अपने खोए हुए शरीर के अंगों को पुनः स्थापित या प्रतिस्थापित करते हैं। वाष्पोत्सर्जन वह प्रक्रिया है जिसके माध्यम से पौधे पानी को जलवाष्प या नमी के रूप में मुक्त करते हैं। यौन प्रजनन वह प्रक्रिया है जिसके माध्यम से विभिन्न लिंगों के 2 जीवों से एक नया जीव बनता है। ठीक है, 20 नंबर क्वेश्चन। चलिए 20 नंबर पर आ गए। 20 है परागन। परागन डैश के द्वारा उत्पन्न किए जाते हैं। किसके द्वारा? परागकोश, अंडाशय, वर्तिकाग्र, फिलामेंट। तो आपका सही जवाब हो जाएगा परागकोश। परागन परागकोश के द्वारा उत्पन्न किए जाते हैं। किसके द्वारा? परागकोश के द्वारा उत्पन्न किए जाते हैं। तो 20 का ऑप्शन ए करेक्ट आंसर हो गया। चलिए 20 नंबर 20 का हो जाएगा आपका ए। क्या हो गया? ए। परागकोश नर कोशिकाओं का उत्पादन और अंत में एक परागन निर्माण संरचना है। ठीक है, वर्तिकाग्र मादा भाग या स्त्री केसर का शीर्ष जहां पराग अंकुरित होता है। अगला, पुंकेसर फूल के नर भाग आमतौर पर पतले तंतु के साथ होती है जिसमें से प्रत्येक में एक तंतु होता है। ब्रह्मदल फूलों की कलियों की रक्षा करता है। ठीक है, पंखुड़ी ये संशोधित पत्ते फूलों के प्रजनन भागों से घिरे होते हैं और कीटों की आकर्षित करने के लिए चमकीले रंग के होते हैं। ठीक है, नेक्स्ट। चलिए अगला क्वेश्चन है 21 नंबर। परागन क्या है? पॉलिनेशन। परागन जो है डैश है, पॉलिनेशन डैश है। तो स्टिग्मा से परागकोश तक पराग का संचारण। बी, पौधों में पराग का उत्पादन। सी, परागकोश से स्टिग्मा तक पराग का संचार। बीजाणु में पराग ट्यूब का विकास। तो आपका क्या हो जाएगा? 21 का सी हो जाएगा। क्या हो जाएगा? सी, परागकोश से स्टिग्मा तक पराग का संचार होता है। ठीक है, 21 का। चलिए 22 नंबर। 21 का सी हो गया। 21 का हम डिस्कशन दिखा देते हैं। 21 नंबर चलिए 21 नंबर है परागन। क्या है? परागन पॉलिनेशन। परागकोश से स्टिग्मा तक पराग का संचार है। परागन परागकोश से स्टिग्मा तक पराग का संचार है। क्या हो जाएगा? परागन वैज्ञानिक अर्थ में वर्तिकाग्र अंडाशय अथवा बीजांड पर परागन के पहुंचने की क्रिया है जिसमें गर्भाधान के पश्चात फल और बीज बनते हैं। कर्मक परागन के आधार पर कई प्रकारों में विभाजित किया जा सकता है। ठीक है, नेक्स्ट है वायु परागन। वायु परागन या पवन परागन परागन का एक रूप है जिसमें परागन को वायु से वितरित किया जाता है। अगला है जल परागन। काफ़ी असामान्य है। इसमें पराग जल के प्रवाह द्वारा वितरित किया जाता है। किसके द्वारा? जल के प्रवाह द्वारा वितरित किया जाता है। प्राणी परागन
का एक रूप है जिसके द्वारा पराग की कशेरुकियों द्वारा स्थानांतरित किया जाता है। ठीक है, नेक्स्ट, जंतु परागन का एक रूप है जिसके तहत पराग को चमगादड़ों द्वारा स्थानांतरित किया जाता है। चलिए अगले क्वेश्चन 22 नंबर। चलिए 22 नंबर आ जाइए। 22 नंबर क्वेश्चन क्या है प्यारे दोस्तों? प्रकाश संश्लेषण का प्रथम सपना था। प्रकाश संश्लेषण का प्रथम सपना था। ऑप्शन ए 3 कार्बन अणुओं का जुड़कर ग्लूकोज बनाना सपना हो जाएगा। जल का बनना, जल का आयनीकरण डी हो जाएगा। पर्णहरित के एक इलेक्ट्रॉन का प्रकाश के एक प्रोटॉन से क्या उद्वेलित तो होना, क्या हो जाएगा 22 का हो जाएगा डी। पर्णहरित के एक इलेक्ट्रॉन का प्रकाश के एक प्रोटॉन से उत्तेजित होना। ठीक है, तो 22 का डी हो जाएगा। 22 का देखते हैं क्या है, 22 नंबर डी हो जाएगा। डी है, प्रकाश संश्लेषण का प्रथम सोपान पर्णहरित के एक इलेक्ट्रॉन का प्रकाश के एक फोटॉन से उद्वेलित होना है। प्रकाश के एक फोटॉन द्वारा पर्णहरित के एक इलेक्ट्रॉन का उत्तेजन प्रकाश संश्लेषण के पहले चरण को दर्शाता है। प्रकाश संश्लेषण एक भौतिक रासायनिक प्रक्रिया है। क्या है? भौतिक रासायनिक प्रक्रिया है जिसके द्वारा हरे पौधे कार्बनिक यौगिक की संश्लेषण को चलाने के लिए मुख्य रूप से कार्बन डाइऑक्साइड और पानी का उपयोग कर ग्लूकोज, जल और ऑक्सीजन का निर्माण करना है। नेक्स्ट क्वेश्चन, प्रकाश संश्लेषण का पहला स्थिर उत्पाद क्या? फास्फोग्लाइसेसिक अम्ल कहलाता है। क्या कहलाता है? फास्फोग्लाइसिस अम्ल कहलाता है। अगला, प्रकाश संश्लेषण क्लोरोप्लास्ट हरित लवक में होता है। किसमें? क्लोरोप्लास्ट जो है हरित लवक में होता है। चलते हैं 23 नंबर क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन से वैज्ञानिक को प्रकाश संश्लेषण पर उनके कार्य के लिए नोबेल पुरस्कार प्रदान किया गया था? कौन से वैज्ञानिक को प्रकाश संश्लेषण पर उनके कार्य के लिए नोबेल पुरस्कार प्रदान किया गया था? तो किसके? रॉबर्ट हुक, मेल्विन केल्विन, एक एफ ब्लैकमैन और सीवी वैन नील ने। मेल्विन केल्विन, ऑप्शन बी करेक्ट आंसर 23 का। क्या हो जाएगा? 23 का बी हो जाएगा। ठीक है, प्रकाश संश्लेषण पर उनके कार्य के लिए नोबेल पुरस्कार प्राप्त करने वाला वैज्ञानिक मेल्विन केल्विन था। प्रकाश संश्लेषण वह प्रक्रिया है जिसके माध्यम से पौधों भोजन बनाने के लिए सूर्य के प्रकाश का उपयोग करते हैं। ठीक है, तो अगला है 24 नंबर क्वेश्चन। 24 है, प्रकाश संश्लेषण की दर अधिकतम होती है। प्रकाश संश्लेषण की दर अधिकतम क्या होता है? 30 से 35 डिग्री सेल्सियस होता है। कितना? 30 से 35 डिग्री सेल्सियस होता है। ऑप्शन सी करेक्ट आंसर हो जाएगा। 24 का क्या होगा? सी हो जाएगा। 24 का सी क्या है? प्रकाश संश्लेषण की दर अधिकतम 30 डिग्री से 35 डिग्री होती है। प्रकाश संश्लेषण 400 से 700 nm तक होता है। यह वायलेट नीले और लाल रंग के प्रकाश को अवशोषित करता है। प्रकाश संश्लेषण शब्द सबसे पहले जेन इंगेनहाउज़ द्वारा क्या गाढ़ा गया? क्या है? प्रकाश संश्लेषण शब्द सबसे पहले जेन इंगेनहाउज़ द्वारा गढ़ा गया था। इन्हें प्रकाश संश्लेषण के जनक के रूप में भी जाना जाता है। किनके? जेन इंगेनहाउज़ जो है प्रकाश संश्लेषण का जनक है। प्रकाश संश्लेषण लाल रंग में अधिकतम होता है और बैंगनी रंग के प्रकाश कम से कम होता है। ठीक है, 25 नंबर देखते हैं कि नहीं क्वेश्चन। 25 नंबर नहीं है, 24 तक इसमें ऐड किया गया है क्वेश्चन।
चलते हैं अगला क्वेश्चन है कि पौधों में डैश हार्मोन के संचार के कारण वे प्रकाश की ओर झुक जाते हैं। पौधों में डैश हार्मोन के संचार के कारण वे प्रकाश की ओर झुक जाते हैं। तो कौन हो जाएगा? ऑप्शन ए एबिसिक अम्ल, बी हो गया जिबरेलिन, सी हो गया साइटोकाइनिन, डी हो गया ऑक्सीजन। तो आपको सही जवाब ऑक्सीजन हो जाएगा, डी। पौधों में ऑक्सीजन हार्मोन के संचार के कारण वे प्रकाश की ओर झुक जाती हैं। ऑक्सीजन फूल का विकास करते हैं और पार्थेनोकॉपी को प्रेरित करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन अगला है, यह जाइलम भिन्नता को नियंत्रित करते हैं और कोशिका विभाजन में मदद करते हैं। जिबरेलिन मुरझाने में देरी, गन्ने की फसल पर जिबरेलिन छिड़कने से तने की लंबाई बढ़ जाती है। साइटोकाइनिन शीर्ष भाग के प्रभुत्व को दूर करने में मदद करते हैं। पत्ती के दर से मुरझाने में मदद करते हैं। तो अगले क्वेश्चन पर चलते हैं प्यारे दोस्तों। आप लोग कैसा लग रहा है? अगर अच्छा लग रहा है तो प्यारे दोस्तों, अगर आप लोग इस चैनल पर नए हैं और अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए तो प्लीज़ दोस्तों इस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन घंटे को दबाकर ऑल कर लीजिए। और हाँ प्यारे दोस्तों, इस वीडियो को लाइक और शेयर जरूर कीजिएगा। चलते हैं अगले क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन है 25। जल पौधों में गति वाटर करेंट द्वारा हो सकती है। क्या हो कहलाती है, हो सकती है। ठीक है, जल पौधों में गति वाटर करेंट द्वारा क्या हो सकती है। ठीक है, तो आपका ऑप्शन ए हो जाए ग्लेवोनोटैक्सिस। क्या हो जाएगा? आपका आंसर हो जाएगा ए। क्या हो जाएगा? ए हो जाएगा आपका सही जवाब। ठीक है, चलते देखते हैं इसका डिस्कशन। पच्चीस का ए हो गया, पौधों में जड़ों के मूल रोमों द्वारा भूमि से पानी का अवशोषण गुरुत्वाकर्षण बल के विपरीत अर्थात ऊपर की ओर चढ़ने क्रिया को क्या कहा जाता है? रसारोहण कहते हैं। ठीक है, 26 का क्वेश्चन, 26 नंबर चलते हैं। 26 नंबर क्या है कि ऑक्सिन का उपयोग है। ऑक्सिन का उपयोग क्या है? तो खरपतवार नाशी के रूप में पत्तियों एवं फलों के उझड़ने से नियंत्रण रखने में, सी बीज रहित फल के उत्पादन में, डी सभी। तो ऑप्शन डी सभी हो जाएगा। 26 का डी हो जाएगा। क्या हो जाएगा? 26 का डी हो जाएगा। चलिए 26 का डी हो गया। ऑक्सिन सह हार्मोन पौधों के विकास को नियंत्रित करता है। जिबरेलिन हार्मोन बीजरहित फल के उत्पादन में मदद करता है ना। जिबरेलिन यह पौधों की निष्क्रियता को तोड़ने में मदद करता है और यह अंकुरित होने के लिए बीज को नियंत्रित करता है। ठीक है, तो क्या हो जाएगा प्यारे दोस्तों? 26 का डी हो जाएगा। चल अगला पॉइंट क्या है 26 में? अगला है 26 में पॉइंट क्या? मेलिक हाइड्रोक्साइड यह शाकनाशी है और व्यापक रूप से पौधों के विकास विनियमित करने के लिए उपयोग किया जाता है। अगला है साइटोकाइनिन, कोशिका विभाजन से संबंधित है। यह एक हार्मोन है जो उस क्षेत्र में पाया जाता है जहाँ तेजी से कोशिका विभाजन होता है, जैसे पौधों की जड़ें, अंकुर और कलियाँ आदि। तो आपका यहीं तक होगा। 27 का हो जाएगा। 27 का, चलिए 27 नंबर का देखते हैं। निम्नलिखित में किस मूर्ख हार्मोन कहा जाता है? मूर्ख हार्मोन कहा जाता है तो जिबरेलिन को मूर्ख हार्मोन कहा जाता है। ग्रुप डी में पूछा गया 2018 में। जिबरेलिन को मूर्ख हार्मोन कहा जाता है। 27 का बी हो जाएगा। 27 का क्या हो जाएगा? बी हो जाएगा। 27 का बी सही है। क्या जिबरेलिन को मूर्ख हार्मोन कहा जाता है? जिबरेलिन हार्मोन
यह प्राकृतिक में अम्लीय है। जिब्रेनिन जो है मूर्ख हार्मोन कहलाता है, जिब्रेनिन अम्लीय है। यह उच्च पौधा में पाया जाता है। यह पौधों और उसके तने को मोटा करने में मदद करता है, मोटा करने में, ठीक है। ऑक्सीजन हार्मोन क्या है, वो है जिब्रेलिन हार्मोन, ये हो गया ऑक्सीजन हार्मोन। यह तने और जड़ की कोशिका वृद्धि में मदद करता है, ठीक है। यह पौधों की जड़ और तना के बढ़ते सिरों में पाया जाता है। एथिलीन एक पादप हार्मोन है जो गैसीय रूप में पाया जाता है, ठीक है। 28 नंबर आइए, 28 नंबर क्वेश्चन। चलिए 28 में है कि किसी फूल के मादा प्रजनन हिस्से को क्या कहा जाता है। किसी फूल के मादा प्रजनन हिस्से को क्या कहा जाता है, तो अंडप कहा जाता है। क्या अंडप कहा जाता है, ऑप्शन ए करेक्ट आंसर। 38 का ए हो जाएगा, क्या हो जाएगा 28 का ए हो जाएगा। 38 का रहता है 28 का ए। किसी फूल के मादा प्रजनन हिस्से को अंडप कहा जाता है। जाइनेकियम मादा वह्योरल और इसकी झिल्लियों को कार्पेल कहा जाता है, ठीक है। एंडोक्रियम क्या, एंड्रोकियम एक पुरुष वह्योरल क्या है, वह्योरल है और इसके सदस्यों को पुंकेसर कहा जाता है। एंड्रोकियम क्या है, एंड्रोकियम और गाइनोकेम को आवश्यक वह्योरल कहा जाता है क्योंकि वे प्रजनन का कार्य करते हैं। कैलिक्स और कोरोला को एक्सेसरी वह्योरल्स कहा जाता है क्योंकि वे आंतरिक वह्योरल्स के संरक्षण के लिए जिम्मेदार है। चलिए 29 नंबर क्वेश्चन, 29 नंबर क्वेश्चन पे आते हैं प्यारे दोस्तों। 29 नंबर क्वेश्चन, क्या डैश अंडप का एक भाग नहीं है। डैश जो है अंडप का भाग नहीं, तो कौन, पुंकेसर, सी है ना। वर्तिकाग्र अंडाशय स्टाइल, तो सी हो जाएगा। पुंकेसर अंडप का एक भाग नहीं है, तो 29 का क्या हो जाएगा, सी हो जाएगा। चलिए 29 का सी क्या हो जाएगा, पुंकेसर अंडप का एक भाग नहीं है। अंडाशय मादा सेक्स कोशिकाओं का उत्पादन करता है। वर्तिकाग्र फूल के मादा भाग या फूल भाग का शीर्ष जो पराग कणों को इकट्ठा करता है। पुंकेसर जो है फूल के पुरुष भाग प्रत्येक में एक तंतु पर पराग कोश होते हैं। ब्राह्मदल पुंज, बंद फूल को सुरक्षित रखना ब्राह्मदल पुंज कहलाता है। दल पुंज आमतौर पर चमकीले रंग वाले पंखुड़ियों को सामयिक रूप से दलपुंज के नाम से जाना जाता है, ठीक है। चलते हैं क्वेश्चन नंबर 30। क्वेश्चन नंबर 30 पर आते हैं। चलिए 30 नंबर, क्या पुष्प में स्त्री केसर के शीर्ष भाग को क्या कहा जाता है। पुष्प में स्त्री केसर के शीर्ष भाग को क्या कहा जाता है, तो क्या कहा जाता है, बीजांड, पुंकेसर, पराग, वर्तिकाग्र। क्या कहलाता है प्यारे दोस्तों, क्या कहलाता है। पुष्प में स्त्री केसर के शीर्ष भाग को क्या कहा जाता है, बीजांड, पुंकेसर, पराग, वर्तिकाग्र या स्टिग्मा। तो वर्तिकाग्र या स्टिग्मा कहलाता है। 30 का डी हो जाएगा, ठीक है। चलिए 30 का डी हो गया। पुष्प में स्त्री केसर के शीर्ष भाग को वर्तिकाग्र कहा जाता है। अंडाशय मादा यौन कोशिकाओं का उत्पादन करता है। पराग कोश पुष्प सेक्स कोशिकाओं का उत्पादन परागकण कहलाता है। मकरंद, यह फूलों का रस शर्करा है जो कीट को आकर्षित करता है, ठीक है। नेक्स्ट 31 नंबर 31 का है क्वेश्चन। डैश पौधों का नर प्रजनन अंग है। क्या है, नर प्रजनन अंग है। वर्तिकाग्र, अंडाशय, पुंकेसर। तो ऑप्शन डी हो जाएगा पुंकेसर की। 31 का डी देखते हैं क्या है। 31 का डी हो जाएगा, क्या है, डी है। पौधों का नर प्रजनन अंग पुंकेसर कहलाता है, ठीक है। पुंकेसर पराग कणों में मौजूद पौधों के नर युग्मक बनाने में मदद करता है। क्या है, युग्मक बनाने में मदद करता है। 31 का और पॉइंट है तो देख लीजिए, ठीक है।
अगला है कि स्त्री केसर में मादा युग्मक अंडाणु पाया जाता है। पुष्प पौधों का प्रजनन अंग है। वर्तिकाग्र फूल के मादा भाग का शीर्ष है जो पराग कणों को इकट्ठा करता है। तो 31 का हो गया आपका, समझ में आ गया। ठीक है, चलते हैं 32। चलिए अगला क्वेश्चन है, कवक की कोशिका भित्ति किससे बनी होती है? कवक की कोशिका भित्ति किससे बनी होती है? तो आपका ऑप्शन क्या हो जाएगा? सेल्यूलोज की, काइटिन की, हेमी सेल्यूलोज की, लिग्निन की। तो ऑप्शन सी हो जाएगा, हेमी सेल्यूलोज की बनी होती है ना। कवक कोशिका भित्ति किससे बनी होती है? तो हेमी सेल्यूलोज की। हेमी सेल्यूलोज की नहीं होगा, आपका काइटिन की है ना। कवक की कोशिका भित्ति किससे बनी होती है? तो काइटिन की। ऑप्शन आपका बी हो जाएगा सही। क्या हो जाएगा? बी हो जाएगा। ठीक है, कवक की कोशिका भित्ति काइटिन नामक यौगिक से बनी होती है। पादप कोशिका की कोशिका भित्ति सेल्यूलोज से बनी होती है। पादप कोशिका की कोशिका भित्ति सेल्यूलोज से बनी होती है। कोशिका भित्ति एक कठोर परत होती है जो कुछ प्रकार की कोशिकाओं को घेर लेती है। कुछ प्रकार की कोशिकाओं क्या होता है? घेर लेती है। ठीक है, कोशिका भित्ति एक पौधे, बैक्टीरिया, कवक आदि की कोशिका का मूल घटक है। चलिए चलते हैं अगले क्वेश्चन। 30 नंबर हो गया, 32 नंबर पर चलते हैं। चलिए 32 में क्या करा है कि कवकों द्वारा रिजर्व भोज्य पदार्थ किस रूप से संचित होते हैं? कवकों द्वारा रिजर्व या संचित भोज्य पदार्थ किस रूप से संचित होते हैं? ठीक, क्या आंसर हो जाएगा प्यारे दोस्तों? 32 का हो जाएगा आपका, कवकों द्वारा रिजर्व संचित भोज्य पदार्थ किस रूप से संचित किया जाता है? तो ग्लाइकोजेन के रूप में होता है। ऑप्शन ए करेक्ट आंसर हो जाएगा, है ना। इसका डिस्कशन देख लेते हैं 32 का। चलिए, क्या ए है? कवकों द्वारा संचित भोज्य पदार्थ ग्लाइकोजेन के रूप में संचित होते हैं। कवक विषमपोषी जीव है, जिसका अर्थ है कि अपने भोजन का निर्माण नहीं करते हैं बल्कि अन्य स्रोतों से अपना पोषण प्राप्त करते हैं। कवक अपने परिवेश से कार्बोहाइड्रेट को अवशोषित करते हैं और इससे ग्लाइकोजेन के रूप में संग्रहित करते हैं। ठीक है, तो 32 का ए करेक्ट आंसर, 32 का ए। चलिए 33 नंबर क्या है? सभी कवक सदैव होते हैं। सभी कवक जो है सदैव होते हैं क्या? विविध पोषी होते हैं। क्या? विविध पोषी होते हैं। 33 का सी। 33 का क्या हो गया? सी। 33 का सी सही है। क्या है? सभी कवक सदैव विविध पोषी होते हैं। विविध पोषी। पोषण के आधार पर कवक 3 प्रकार के होते हैं: सहजीवी, परजीवी, मृतपोषी। मृतजीवी, सहजीवी ये कवक दूसरे पौधों के साथ साथ उगते तथा एक दूसरे को लाभ पहुंचाते हैं, जैसे लाइकेन। ठीक है, अगला परजीवी। परजीवी है, ये कवक अपना भोजन जंतुओं या पौधों के जीवित ऊतकों से प्राप्त करते हैं, जैसे पिक्सिनिया, क्या है? ऑस्टिलागो। अगला है मृतजीवी। इस प्रकार के कवक अपना भोजन सदैव सड़े गले कार्बनिक पदार्थों से प्राप्त करते हैं, जैसे राइजोपस, पेनिसिलियम, मोर्चला आदि सब क्या है? मृतजीवी है। चलते हैं 34 नंबर क्वेश्चन। 34 नंबर से पहले क्या है? 34 नंबर क्वेश्चन क्या है? माइकोराइजा सहजीवी संबंध है। माइकोराइजा सहजीवी संबंध किससे? क्या है प्यारे दोस्तों? 34 का तो आपका क्या हो जाएगा? माइकोराइजा सहजीवी संबंध होता है किससे? शैवाल तथा ब्रायोफाइटस के बीच, कवकों तथा उच्च पौधों की जड़ों के बीच। तो आपका सही जवाब हो जाएगा बी। क्या हो जाएगा? बी हो जाएगा। बी करेक्ट आंसर। देखते हैं क्या है 34 का बी। माइकोराइजा क्या है? माइकोराइजा
कवक और पादप जड़ के माध्यम एक सहजीवी संबंध होता है। लगभग 95% पौधों की प्रजातियां में यह संबंध पाया जाता है। माइकोराइजा मृदा जैविक और मृदा रसायन में महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं। ठीक है, 35 का देख लेते हैं। 35 नंबर क्वेश्चन, 35 नंबर क्वेश्चन आइए। चलिए पहले इस क्वेश्चन को देख लेते हैं, क्या कह रहा है। निम्नलिखित में से कौन सी द्विबीजपत्री पौधों की विशेषता नहीं है? क्या है प्यारे दोस्तों, कह रहा है कि निम्नलिखित में से कौन सी द्विबीजपत्री पौधों की विशेषता नहीं है? तो क्या हो जाएगा? ऑप्शन ए, इन पौधों में तंतुमय जड़ें होती है। तंतुमय जड़ें होती है, ऑप्शन ए सही हो जाएगा। ठीक है, अगला है, द्विबीजपत्री पौधों में तंतुमय जड़ें होती है। द्विबीजपत्री को डाइकोट भी कहा जाता है और वे एंजियोस्पर्म फूलों वाले पौधे होते हैं। एंजियोस्पर्म भी कहा जाता है। ठीक है, अगला, इसकी जड़ें मूलक से विकसित होती है और बीज में 2 बीजपत्र या भ्रूणीय पत्तियां होती हैं। द्विबीजपत्री पौधों के पत्तियों में जालीदार सिरापरक होता है और एक पंचम और चतुष्कोणीय फूल होता है। ठीक है, चलिए अगला 35 नंबर क्वेश्चन के ऊपर। चलिए 35 का क्या हो जाएगा प्यारे दोस्तों? द्विनिषेचन डैश का गुण है। द्विनिषेचन डैश का गुण है, किसका है? अनावृत बीजी का, ब्रायोफाइटा का, आवृत बीजी का, एक बीजपत्री का। तो आपका सही जवाब हो जाएगा आवृत बीजी का। द्विनिषेचन आवृत बीजी का गुण है। ठीक है, 35 का सी करेक्ट आंसर। देखते हैं क्या होगा। 35 का सी सही है। सी, द्विनिषेचन आवृत बीजी का गुण है। अनावृत बीजी फूल रहित पादप है जो बीज का उत्पादन करते हैं, जैसे साइकस, पीनस, सेडरम। क्या है? सेडरस। ठीक है, अगला है, फूलों वाले पादप जिनके भ्रूण में एक बीजपत्र होता है उन्हें एक बीजरी पत्र कहा जाता है। एक बीजी पत्र कहलाता है। ब्रायोफाइटस छोटे और संवहनी पादप है। ठीक है, ब्रायोफाइटस का प्रजनन बीजाणुओं के माध्यम से होता है। ब्रायोफाइटस मिट्टी में रहते हैं, भले ही उन्हें भोजन प्रजनन के लिए पानी की आवश्यकता है। यही कारण है कि ब्रायोफाइटस को अक्सर वनस्पति जगत के उभयचरों के रूप में संदर्भित किया जाता है। ठीक है, चलते हैं अगले क्वेश्चन 36 नंबर क्वेश्चन क्या है? लाइकेन में कवक और शैवाल के मध्य सहजीवी संबंध कहलाता है। लाइकेन में कवक और शैवाल के मध्य सहजीवी संबंध कहलाता है। क्या कहलाता है प्यारे दोस्तों? तो क्या कहलाएगा मेरे प्यारे दोस्तों? लाइकेन में कवक और शैवाल के मध्य सहजीवी संबंध कहलाता है। किसे? हेलोटिज्म से, बी पैरासिटिज्म से, किसे? पैरासिटिज्म से, सी सेप्रोफिल्टर से, और डी इनमें से कोई नहीं। आपका सही जवाब हो जाएगा डी, इनमें से कोई नहीं। 36 का डी क्या हो जाएगा? 36 का डी हो जाएगा। सॉरी 36 का हम बता रहे थे, 38 का बता दिए। एक सेकेंड गलत हो गया है। ठीक है, फिर से हम रिपीट करते हैं। 36 यहाँ है। ठीक है, ऊपर है। क्या है? 36 यहाँ, हम 38 नंबर बता रहे थे। वे आवृत बीजी पौधे जिनके बीजों में 2 बीजपत्र होते हैं उन्हें क्या कहा जाता है? 2 बीजपत्री को द्विबीजपत्री पौधे कहलाता है। ठीक है, डी 36 का डी हो जाएगा। 36 का डी हो जाएगा। क्या हो जाएगा? 36 का डी हो गया। क्या है? वे आवृत बीजी पौधे जिनके बीज में 2 बीजपत्र होते हैं उन्हें द्विबीजपत्री पौधे कहते हैं। जैसे चना, मटर, सेम, सरसों इत्यादि सब द्विबीजपत्री है। ठीक है, 37 नंबर क्वेश्चन। चलिए 37 नंबर क्वेश्चन आते हैं। 37 में है कि डैश द्विबीजपत्री पौधा है। डैश द्विबीजपत्री पौधा है, तो क्या हो जाएगा? 37 का क्या होगा मेरे प्यारे दोस्तों? 37 का हो जाएगा डैश द्विबीजपत्री पौधा है, तो पैफियोफेहिड्रा
पेडिलम, बी हो गया देवदार, सी हो गया शकरकंद का बेल, डी हो गया साइकस। तो आपका सही जवाब हो जाएगा सी हो जाएगा, शकरकंद का बेल हो जाएगा। 38 का 37 का सी। देखते हैं 37 नंबर, 37 नंबर यहाँ है, 37 नंबर सी। क्या है 37 नंबर सी? क्या है? शकरकंद का बेल एक द्विबीजपत्री पौधा है। यह क्या है? कॉन्वोल्यूलेसी कुल का एक वर्षीय पौधा है। यह एक सपुष्पक सपुष्पक पौधा है। इसके रूपांतरित जड़ की उत्पत्ति तने के पर्व संधियों से होती है, जो जमीन के अंदर प्रवेश कर फूल जाती है। जड़ का रंग लाल अथवा भूरा होता है एवं यह अपने अंदर भोजन का संग्रह करती है। तो क्या हो जाएगा प्यारे दोस्तों? 37 का सी, 37 का आज लास्ट यहीं तक क्लास कराएंगे। बाकी बात अब कल के लिए आप लोग को बचिए जितने भी क्वेश्चन वो कल करा देंगे। ठीक है, चलते हैं प्यारे दोस्तों, चलते हैं। जय हिंद, जय भारत। थैंक यू दोस्तों, बाय बाय।